हेलो बच्चों, अभी हम आ गए हैं बच्चा चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर। आप सभी बुक निकालेंगे, नोटबुक निकालेंगे, पेन लेकर शुरू हो जाओ, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। बीच बीच में समझकर पॉज करके खुद करना है, नहीं समझ में आता है उसको समझकर फिर करना है। ये हमारा सबसे पहला काम है। तो कोई भी समय वेस्ट करने से पहले जल्दी से आ जाओ, शुरू करते हैं हमारा केमिकल बॉन्डिंग। आ जाओ भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन, ये बैक एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग की। ठीक है सर। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। देखो भैया, केमिकल बॉन्ड की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्यों यहां पे लिखनी है, हमारा सबसे पहला काम यहां का क्या है कि अगर टीचर आपसे कह रहा है कि उसको केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करनी है तो दो बातें समझाओगे। केमिकल बॉन्ड दो तरह का है सर, एक आयोनिक बॉन्ड होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कोवेलेंट बॉन्ड में, सॉरी, आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ज्यादा समय किल नहीं करना, आगे बढ़ना है। 4.2, राइट द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कौन कौन है सर, देखें, MgNA। अब भैया देखो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो डॉट बना देने ऊपर। सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट में एक डॉट बना देना सर। बोरॉन के आउटर मोस्ट, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है भैया। 5 को तोड़ा मैंने 2,3, तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए सर बोरॉन के। ठीक है सर। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी कितना है, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 होता है, तो 5 हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। और ब्रोमीन, ब्रोमीन हेलोजन है भाई, ब्रोमीन के तो 7 होंगे। दुनिया का कोई भी हेलोजन हो उसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 होते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। बढ़िया। क्वेश्चन 3, राइट द ल्यूइस सिंबल फॉर द फॉलोइंग एटम्स एंड आयंस। ल्यूइस सिंबल, फिर वही कहानी है, समझो। ऊपर भी ल्यूइस डॉट सिंबल था, नीचे भी ल्यूइस सिंबल है, करना कुछ नहीं है। सल्फर के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर मैं S-2 लिखूंगा तो 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 सर। कल को टीचर एल्यूमिनियम और +3 की बात करती है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 1 2 3 होते हैं, और अगर Al+3 हो गया तो पिछली शेल आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पे समय बर्बाद नहीं करना, फटाफट आगे बढ़ना है। ड्रॉ ल्यूइस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इनके ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाने हैं, आ जाओ जरा। ल्यूइस स्ट्रक्चर, क्वेश्चन कह रहा है जी ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाना है किसका, H2S का। आ जाओ मेरे साथ, H2S का। भाई लोगों, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने ऐसे लगा दिए। हाइड्रोजन पे क्रॉस लगाया, हाइड्रोजन पे क्रॉस लगाया, ये सर्कल बना दिया सर, ये सर्कल बना दिया सर, ये एक और सर्कल बना दिया सर। हमारे पास H2S का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। और कौन है सर, SiCl4। बच्चों SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन किस ग्रुप का है, 14th ग्रुप का। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, 4 होंगे। कहें सीते जी सुनो प्रभु, 14 ग्रुप, सबके आउटर मोस्ट में 4। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 है, मेरे साथ आ जाओ। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4, क्लोरीन के भी 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं सर। एक सर्कल यहां हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, एक सर्कल यहां हो गया, सिंगल शेयरिंग है ना। 1 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, फिर शेयरिंग होगी सर। सिमिलरली ऊपर शेयरिंग कर दो सर, 1 2 3 4 5 6, एक साथ इसका सिलिकॉन के सर 8 कर दो, बात बन गई सर। और कौन है सर, BeF2 है सर। BeF2 का मतलब है भाई बेरिलियम डाइफ्लोराइड। बेरिलियम कितने होते हैं सर, बेरिलियम कितने होते हैं, बेरिलियम के पास होता है सर, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, 2,2। तो आउटर मोस्ट में 2, फ्लोरीन को 1 चाहिए होता है। 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोरीन भी क्या है, हेलोजन है। हेलोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। आ जाओ, 1 1 2 3 4 5 6 7, इसको इकट्ठा किया, इसको इकट्ठा किया, इसको इकट्ठा कर दिया, BeF2 हो गया सर जी। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन के लिए ध्यान रखा करो, कार्बोनेट आयन के लिए क्या करोगे सर, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उठा लिए हैं, तो मैं बच्चों को कहता हूं, इसके लिए मैंने एक तरीका सिखाया था कि वैसे तो 11th क्लास के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं इसके। देखो, कार्बोनेट आयन अगर तुम्हारे पास है
तो तुम लोग क्या करो, कार्बोनेट आयन के लिए सबसे पहले इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं तो 4 उठाओ सर। एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, 6 इंटू 3 कितना हुआ सर? 18 हो गया सर। 2 इलेक्ट्रॉन उठा रखे हैं सर, कितने हो गए सर ये? 24 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई मेरे पास। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इस तरह से। देखो क्या करो सर, सबसे पहले ऑक्सीजन ने 8 बनाने होते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, ठीक है सर जी। और मान लीजिए इसने एक शेयरिंग कर ली है। आप इसको ना ऐसे मत समझो, कि काम करो, आप इसको ऐसे आसान कर पाओगे। सुनना, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो अगर कार्बोनेट आयन जो है ये अपने आप में अगर स्टेबल है तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा बनाएगा भाई। तो कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो एक कंफर्म होता है ये 2 ऊपर शेयर करेगा, ठीक है, एक इधर शेयर एक इधर शेयर, सीधी बात है ना। उसके बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, एक ये शेयर कर देगा सर जी, है ना। जब ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक सेकंड यार, तुम ऐसे मत बनाओ इसको, इसका तो बड़ा डायरेक्ट होता है। मैं ऐसे ही तुम्हें समझाने के चक्कर में इसे मुश्किल टास्क उठा गया हूं। देखो यार, एक तरफ डबल बॉन्ड 4 बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए। 24 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं, 8 पूरे हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 पूरे, 15 16 17 18 19 20 पूरे, 20 हो गए, 21 22 23 24 ये पूरे हो गए। कार्बन का ये स्ट्रक्चर पूरे पे -2 का चार्ज। अगला कौन है सर? HCOH। HCOH को सबसे पहले तो तुम्हें एक्सपेंशन आनी चाहिए सर। HCOH के लिए H C डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड विद H। तो बस भैया इसको देख देख के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल 10th की तरह बना देना सर जी, ठीक है भाई। अगला चलो, डिफाइन ऑक्टेट रूल, राइट द सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस। भैया ऑक्टेट रूल का मतलब होता है, अगर आप ऑक्टेट रूल समझने जाते हैं तो आप सीधी भाषा में बात करेंगे। ऑक्टेट रूल कहता है दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी दुनिया का एलिमेंट हो, वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश में जुटा हुआ होता है, यही ऑक्टेट रूल है, ठीक है। सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन, अगर मैं इसकी सिग्निफिकेंस की बात करूं भाई मेरे, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, क्या लगता है सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस मतलब तुम्हें क्या पता चलता है, क्या मोटी मोटी बात सामने आती है? सिग्निफिकेंस से पता चलता है भैया बॉन्ड बनते क्यों है। कोई भी एलिमेंट अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के चक्कर में तो दूसरों से बॉन्ड बनाता है, और अगर ऐसा है ये दूसरों से बॉन्ड इसी कारण से बनाता है, तो तुम्हें याद रखना होगा कि अगर ये केमिकल सिग्निफिकेंस आ गया जी, केमिकल बॉन्ड बनना। और अगर हम लिमिटेशन की तरफ आते हैं तो लिमिटेशन तो दुनिया भर की भाई। ये कहता था सारे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे, मैं हाइड्रोजन गैस को पूरा कंप्लीट शो करूं तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। मैं AlCl3 को कंप्लीट करूं सर, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं AlCl3 के अंदर। मैं ZnCl2 को लेता हूं तो भैया सिर्फ 4 पूरे हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो ढंग से नहीं करते हैं। चलिए बढ़िया आगे बढ़ते हैं सर। 4.6, राइट द फेवरेबल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। भैया देखो, आयनिक बॉन्ड के लिए आप दो मोटी मोटी बातें याद रखा करो, देखो जरा 4.6। सर जी अगर आप आयनिक बॉन्ड बना रहे हो तो आपको याद रखना है कि दुनिया में एक कैटायन, उसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये बना एनायन, सीधी बात है, ठीक है सर जी। अगर कोई बंदा कैटायन बनना चाहता है तो अपने आप में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो मान लीजिए इसने अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। जब इसने अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो इसने एब्जॉर्ब किया। तो दो बातें याद रखना, हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए होगा जो इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाले। अब जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब पता है क्या होता है? इसकी जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, और ये बंदा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बहुत एनर्जी निकाले, और इसकी हाई होनी चाहिए कौन? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दो सबसे ज्यादा फेवरेबल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आयनिक बॉन्ड बन पाता है। याद रखना बच्चों, आयनेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन हाई होनी चाहिए, तभी बढ़िया बढ़िया वाला आयनिक बॉन्ड बन के तैयार होगा। क्वेश्चन नंबर 4.7 पे आ गया सर। 4.7 सर, 4.7 क्वेश्चन कह रहे जी, डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग द VSEPR मॉडल। बहुत बढ़िया भैया, VSEPR शेप बनानी है। तो देखो मैं क्लास में बच्चों को कराता हूं कि देखो एक तरीका है कि तुम पहले उसका ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाओ और फिर उससे देखो कि कितना बनेगा। एक हम लोगों ने शॉर्टकट पढ़ा हुआ है जिसको कुछ बुक स्टेरिक नंबर लिखती हैं, मैं इसको x की तरह लिखता हूं। तो आ जाओ जरा पहले उस बात को समझ लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों। एक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू हाफ
V प्लस M प्लस माइनस C। इस फॉर्मूला को दिमाग में बिल्कुल ऐसे फिट कर लो कि ये हाइब्रिडाइजेशन में भी बहुत काम आने वाला है, ये VSEPR में भी बहुत काम आने वाला है। कुछ बातें बता देता हूं। V कौन है यहाँ पे? V होता है बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं M कौन होता है? M होता है सर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, ठीक है जी। फिर अगर मैं बात करूं C स्टैंड्स फॉर द चार्ज, चार्ज कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके बारे में तुम्हें एक और मजेदार बात बता दूं, x की जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए x की वैल्यू कभी 2 आ जाती है तो 2 के लिए आपको याद रखना है लीनियर शेप को बिलोंग करता है, और लीनियर शेप की बेसिक मतलब ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री ये होती है सर। कल को आपको x की वैल्यू 3 आ जाती है तो 3 का मतलब आप सभी ने याद रखना है इट इज ट्राइगोनल प्लेनर शेप है भैया, जिसको आप सभी ऐसे बनाएंगे। इसका एंगल 180 डिग्री भाई, ये 120 डिग्री, या 3 जगह बी लगा दो। अगर x की वैल्यू 4 आ जाती है सर तो ये टेट्राहेड्रल स्पीशी होता है, और टेट्राहेड्रल स्पीशी लुक्स लाइक दिस। 109.5 डिग्री का एंगल कंसीडर करो। x इक्वल टू 5 भैया ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है ना, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है। ऐसे केस में 3 लोग बेस ट्राइंगल, एक अपवर्ड, एक बिलो, इसे कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। लर्न करना सर। ये x इक्वल्स टू 6 पे गए, 6 होता है सर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल सेंटर में स्क्वायर, बेस पे स्क्वायर, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। बेसिक फटाफट याद करवा दिया मैंने क्या होता है। अब आओ शेप बनाते हैं मिलके, आ जाओ। पहली कौन है सर? BeCl2। आओ मेरे साथ आओ। BeCl2, x निकालना सीखो पहले, फटाफट आओ। फॉर्मूला होता है सर V प्लस M प्लस माइनस C, बाहर हाफ होता है, याद रखना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। पहले V की वैल्यू होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बेरिलियम कितना होता है सर? बेरिलियम होता है 4, 2,2। वैलेंस के इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 हुए सर। क्लोरीन दुनिया का मोनोवैलेंट स्पीशी है। मोनोवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 1 होती है, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ऐसे कितने क्लोरीन अवेलेबल है जी? 2 क्लोरीन अवेलेबल है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। चार्ज कोई है नहीं, 2 + 2 4, 4/2 is 2। 2 का मतलब अभी पीछे बात करी थी मैंने आप सभी से, 2 का मतलब लीनियर, तो T का मतलब लीनियर माने, आओ जरा इसकी शेप बेरिलियम क्लोरीन, क्लोरीन 180 डिग्री लीनियर, भैया नाम लिख देना आप सभी। सेकंड आओ, सेकंड आओ, सेकंड आओ, सेकंड आओ। BCl3, BCl3 फटाफट आ जाओ। x इक्वल्स टू हाफ, बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, क्लोरीन भी 3 हो गए, और आंसर 3 आ गया। 3 माने भैया कैसी शेप? ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ठीक है सर। नेक्स्ट वन कौन है सर? SiCl4, सिलिकॉन। सिलिकॉन के कौन से ग्रुप में है? अभी पीछे भी बात हुई थी, सिलिकॉन कौन से ग्रुप में है? सिलिकॉन 14th ग्रुप में है बच्चों। 14 ग्रुप का मतलब क्या होता है? कहे सीते जी सुनो प्रभु, मतलब कि ये 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में रखता है, 14वें ग्रुप का है, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए? क्लोरीन मोनोवैलेंट स्पीशी है, कितने मोनोवैलेंट लोग अवेलेबल है? 4 मोनोवैलेंट लोग अवेलेबल है। आंसर आया सर 4। 4 का मतलब फिर वही 4 लोग लगाने हैं, टेट्राहेड्रल स्पीशी है, 109.5 डिग्री। नाम जरूर लिखकर आना है पेपर में, नाम हो गया जी टेट्राहेड्रल। 4th पे आ जाते हैं सर जी, 4th पे आ जाते हैं। ASF5, ASF5 आ जाओ जरा मेरे साथ। आर्सेनिक किस पे होता है? नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, ग्रुप 15 है ये, असरानी इसी में आता है। AS मतलब आउटर मोस्ट में 5, आ जाओ सॉरी। x इक्वल्स टू हाफ, असरानी के आउटर मोस्ट में 5, मोनोवैलेंट लोग 5, चार्ज है नहीं, 10/2 5 आ गया सर। अब आर्सेनिक के लिए क्या करें? 5 आया है तो 5 लोग लगा देने हैं सर। ये ऊपर नीचे वाले एक्सियल, नीचे इक्वेटोरियल, इसका नाम सर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बेसिक शेप है सर, कुछ भी नहीं है ना। नेक्स्ट है सर 6 है सर H2S। हाँ, यहां पे पंगा पड़ना शुरू होगा, देखो। सल्फर, सल्फर सेंट्रल एटम है, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, हाइड्रोजन भी एक मोनोवैलेंट स्पीशी है 2। आंसर कितना है सर? 4। 4 माने टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल की दिक्कत यह है कि सल्फर के पास तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो भैया 2 लोन पेयर लगा देने आप सभी ने। इसका एंगल होता है 104.5,
बेंट और वी शेप कहते हैं भाई इसको, बेंट और वी शेप। ठीक है सर। सेवेंथ और कौन है इसमें? PH3। आओ जरा, PH3 x इक्वल्स टू हाफ। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5, मोनोवैलेंट लोग 3, आंसर है सर 4। अब PH3 है, X4 आया है, माने ये टेट्राहेड्रल है, पर अपने पास लगाने को तो 3 ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक लोन पेयर है। तो फॉस्फोरस उठाओ, एक लोन पेयर यहां पर, 3 हाइड्रोजन, एंगल 107 डिग्री। नाम रखेंगे सर इसका पिरामिडल शेप। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तुम्हें आधी VSCPR लर्न करा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम 8th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं सर, देखें 8th क्वेश्चन कह रहा है ऑल्दो NH3 and H2O आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल का मतलब टेट्राहेड्रल में कुछ कुछ पंगा है इनके, मतलब टेट्राहेड्रल बेसिक ज्योमेट्री है, पर लोन पेयर ने थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया उस शेप को। कहता है लेकिन बॉन्ड एंगल पानी का कम क्यों होता है अमोनिया से? तो शेप बना के देखते हैं। जब तुम शेप बनाओगे ना, इसकी पीछे वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। फॉर शेप बनती है सर, नाइट्रोजन एक लोन पेयर और अपने पास 3 हाइड्रोजन। ठीक है सर। अरे यार माइक बंद हो गया है, एक सेकंड रुको। नहीं 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 नहीं, बढ़िया 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 चल रहा है। एक सेकंड रुकना, मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं ताकि मुझे लाइट दिखे। एक सेकंड बेटा, बढ़िया। चलिए मैं कह रहा था भाई कि इनकी शेप बनाओ, H2 की शेप बनाओ जरा। H2 की शेप में ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर भैया यहां, और ये 2 हाइड्रोजन। अब मैं आपको कुछ बता दूं, ये 160 डिग्री होता है भैया, और ये 104.5 होता है। टीचर पूछ रहा है भैया इसका एंगल छोटा क्यों है? अरे यार छोटा क्यों नहीं होगा, देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली बात ये बताई जाती है कि लोन पेयर का जो रिपल्शन है वो सबसे तगड़ा होगा। भैया जो लोन पेयर रिपल्शन सबसे तगड़ा होगा तो अंदर की तरफ झुकेगा, और जब अंदर की तरफ झुकेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। जबकि वहां पर कौन सी रिपल्शन है? ये जो रिपल्शन आप देख रहे हैं ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है, ये इससे वीक होती है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन इस वाले से वीक है, तो कम धक्का मारेगा। तो आपने क्या बताना है जी, इसके अंदर LP LP रिपल्शन है और इसके अंदर LP BP रिपल्शन, और ये तगड़ी होती है इसलिए बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है। बढ़िया आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? अरे भाई ये तो बड़ी आसान बात पूछ ली इसने भाई ने। क्या करोगे, वो पूछ रहे जी बॉन्ड ऑर्डर। पहले तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मतलब जैसे हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्डिंग है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1। ऑक्सीजन में डबल बॉन्डिंग है, बॉन्ड ऑर्डर 2। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्डिंग है, बॉन्ड ऑर्डर 3। ये बढ़िया हो गया सर, है ना? तो अगर ऐसा है बच्चों, अगर ऐसी कहानी है तो तुम सीधी सीधी बात लर्न करोगे, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। सीधा मतलब समझना है मन में, तो ऐसे समझो कि हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड है। जो डबल बॉन्ड होता है उसको तोड़ना थोड़ा टफ होगा, इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसके कंपैरेटिवली। ठीक है सर। क्वेश्चन 10th आओ जरा। 10th क्वेश्चन, डिफाइंड बॉन्ड लेंथ। अरे बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ होता है सर जो 2 बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। कोई भी बॉन्ड बना हुआ हो, अगर 2 लोग अपना कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल कहते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सर? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, देखें क्या कह रहे हैं सर। 11th क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेजोनेंस विद रेफरेंस टू द कार्बोनेट आयन। तुम ऐसे समझाते हैं इसको, इधर आओ मेरे साथ। कार्बोनेट आयन भाई, पहले तो कार्बोनेट आयन होता है CO3-2। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। बच्चों सबसे पहले क्या करना है, आपने कार्बन जो है ये बनाया पहले मैंने कार्बन। मैं आपको कुछ मजेदार चीजें बताता हूं इसकी, इधर आओ जरा। अब सुनना मेरी कहानी। देखो कार्बन की दिक्कत क्या है कि वो 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ये चौथा बॉन्ड मान लीजिए बन गया। अब परेशानी ये है कि जब ये 4 बॉन्ड बना चुका है, अबे तो किसी डॉक्टर ने थोड़ी कहा है कि डबल बॉन्ड ऊपर ही बनाना है, डबल बॉन्ड तो कहीं भी बन सकता है। तो यही बात सामने आती है कि मान लो इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, तो वो कहता है चल भाई तू ऊपर निकल इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर निकलते हैं, यहां डबल बॉन्ड आ जाता है,
और इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो उसके ऊपर पेयर एक्स्ट्रा हो गया, उसके ऊपर पेयर एक्स्ट्रा हो गया। फिर वही कहानी, किसने कहा यही रहेगा, वहां भी तो जा सकता है। फिर वही स्टोरी, इसको वापस किया और इसके इलेक्ट्रॉन्स को बुला लिया कि तू भाई शेयर कर ले। अब इससे क्या हुआ, ये दोबारा नॉर्मल हो गया, इधर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ये इन्हें जो जो अभी बोर्ड पे बने, इन्हें क्या कहते हैं सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इससे एक बात समझ में आती है कि कार्बन के तीनों बॉन्ड चलते रहते हैं, मतलब चलते रहते हैं मतलब तीनों ही बॉन्ड कैसे होते हैं, पार्शियली डबल होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज भी जो है, नेगेटिव चार्ज भी कहीं भी घूमी जा रहा है, फिक्स नहीं है एक जगह पे, कभी यहां है कभी यहां है कभी यहां है। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, चलो 4.12 देखें सर। 4.12 क्वेश्चन कह रहा है H3PO3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर 1 and 2 शोन बिलो, कैन दीज टू स्ट्रक्चर्स बी टेकन एज ए कैनोनिकल फॉर्म। अरे भैया एक तो याद रखना, ये जो कैनोनिकल फॉर्म वर्ड आया ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ही नाम दिया जाता है कैनोनिकल फॉर्म्स। तो इसने क्या करा है, इसने ना कुछ ऐसा लिखा है, देखो एक मिनट रुको जरा, इधर आओ, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूं। सुनो बेटा, इसको भी जूम इन कर दो, इसको भी जूम इन कर दो, इधर आओ जरा। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ये जो दोनों फॉर्म आपको बनाई गई हैं, क्या तुम कह सकते हो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? आप एक बात बताओ मुझे, इधर आओ जरा, आप इन स्ट्रक्चर्स को देखो, आप इन स्ट्रक्चर्स को देखो, इसमें कभी भी एटम अपनी जगह पे छोड़ नहीं गया, मतलब एटम अपनी जगह को छोड़कर कहीं और नहीं गया। जो गया है वो कौन है, जो गया है वो इलेक्ट्रॉन है। एटम छोड़ के नहीं गया अपनी जगह पे, कौन गया है सर, इलेक्ट्रॉन गया है अपनी जगह को छोड़कर। लेकिन यहां क्या दिक्कत सामने आ रही है, यहां देखो हाइड्रोजन कभी यहां है कभी यहां है। एटम ने अगर अपनी जगह छोड़ दी तो भैया ये गड़बड़ हो गई कहानी, एटम कभी अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो ये जो दो फॉर्म्स इन्होंने दे रखी हैं, दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बढ़िया, अगला प्रश्न, राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर SO3 NO2 NO3 माइनस। यार देखो बिल्कुल सेम कहानी है, ठीक है। तुम लोग बल्कि अगर चाहो तो इसको आराम से खुद बना सकते हो, कोई बड़ा टेंशन वाला सिनेरियो है नहीं। सिर्फ इतना काम करना है। मेरे को लगता है जो मुश्किल लग सकता है वो ये लग सकता है, मैं वही बता दूं। मुश्किल लग सकता है एक तो सर NO2, देखो कार्बोनेट आयन जो है ना, ये जो तुमने कार्बोनेट बनाया ना, ये नाइट्रेट तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे बनाना है। सिर्फ NO2 को समझ लो, क्योंकि NO2 ना एक ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन का पार्ट है। ये इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर नाइट्रोजन में एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल बॉन्ड और ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और अगर तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो फिर वही कहानी, किस डॉक्टर ने कहा है कि राइट में डबल बॉन्ड बनाना है, लेफ्ट में भी तो बना सकते थे। तो ये दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ऊपर वाला एक ऑड इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रहेगा, बस ये ध्यान रखना सर जी। आओ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट कहां तक पहुंच गए हम, 14th पे आ गए सर। यूज ल्यूइस सिंबल टू शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम्स। अरे ये तो 10th वाला है यार, ये तो 10th वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे सर, ये कह रहा है जी पोटेशियम और सल्फर के बीच में कैटायन एनायन बना के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके दिखाओ। आओ जरा भाई, मेरे सल्फर के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पोटेशियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, पोटेशियम बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 को। हली ना करे रब से फरियाद, के आउटर मोस्ट में एक, तो के आउटर मोस्ट में एक। तो भैया इसको अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको तो पूर्ति नहीं होगी, तो कम से कम 2 पोटेशियम चाहिए होंगे भाई, कि मैं भी इलेक्ट्रॉन देता हूं, मैं भी इलेक्ट्रॉन देता हूं। नाउ दिस विल रिजल्ट इन सल्फर के आसपास 6 तो अपने इलेक्ट्रॉन थे, 2 पोटेशियम के आ गए, तो दोनों पोटेशियम यहाँ पे जुड़ जाएंगे, +2 का चार्ज -2 का चार्ज, K2S बन गया सर। बिल्कुल 10th वाला काम है। जैसे कैल्शियम को 2 देने, ऑक्सीजन को 2 लेने हैं, एल्यूमिनियम को 3 देने हैं, नाइट्रोजन को 3 लेने हैं, सिंपल काम है, बिल्कुल ऐसा सर। आगे बढ़ते हैं 4.15 देखिए क्या कह रहे हैं सर। 4.15 क्वेश्चन कह रहे हैं भाई मेरे कि ऑल्दो CO2 एंड H2O, कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ें और H2O को पढ़ें, हाँ, are triatomic molecules, the shape of H2O is bent while CO2 is linear, explain this on the basis of the dipole moment। ये काम खराब यहीं पे होता है। इस क्वेश्चन की दिक्कत यह है कि डाइपोल मोमेंट बेसिस आंसर करने को कह रहा है, आप लीनियर वीनियर छोड़ दो, आप डाइपोल मोमेंट बेसिस पर ये आंसर करोगे कि इनकी शेप एक दूसरे से अलग क्यों है। आओ जरा इसको अच्छे से समझते हैं।
सुनो भाई, हमें प्रूव करना है डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट से कि इनमें से इनकी शेप अलग अलग क्यों है। ध्यान दो भाई, पहले शेप बनाओगे आप सभी। इसकी शेप ऐसी बनेगी सर, और इसकी शेप में दो लोन पेयर होते हैं, 104.5 180 डिग्री। ठीक है सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आप ना एक काम करो, आप दो बीकर उठा लो, आप दो बीकर उठाओ, एक में CO2 है और आप एक और बीकर उठाओ, उसमें H2 है। हम ना मान लो हमारे पास कोई डिवाइस है जो डाइपोल मोमेंट को चेक कर लेता है। ठीक है, अब इसकी डाइपोल मोमेंट चेक करी उसने, इसकी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आई। क्यों जीरो नॉन जीरो आई? देखो बच्चों, लोन पेयर की अपनी डाइपोल मोमेंट होती है, लोन पेयर की अपनी डाइपोल मोमेंट होती है, इनकी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आने वाली है इस पूरे मॉलिक्यूल की। पर यहां ऑक्सीजन इस तरफ है, ये भी डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगी। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट पे चलूं तो मैं इस बीकर की जब डाइपोल मोमेंट चेक करूंगा तो म्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होने वाला है, मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होने वाली। लेकिन यहां पर डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली कैसे आने वाली है? जीरो आने वाली है। अच्छा, जिसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आ रही, मतलब अंदर एक लोन पेयर है और यहां लोन पेयर नहीं है, तो कैसे शेप सेम हो जाएगी? तो आप टीचर को कैसे बताएंगे? आप कहेंगे जिस केस के अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आई है उसके पास पक्का लोन पेयर है, और यहां गए तो यहां पे जीरो आ रही है, मतलब लोन पेयर नहीं है, एक में है एक में नहीं है, तो शेप कैसे सेम हो जाएगी? इसकी शेप अलग, इसकी शेप अलग। ये डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे टीचर कभी पूछे कि शेप अलग अलग क्यों है, अरे तो भाई एक्स की वैल्यू निकाल देना, इसके लिए 2 आएगी, इसके लिए 4 आएगी, दो लोन पेयर है तो शेप अलग है, सीधी सीधी बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। कहां पहुंच गए हम पहुंच गए जी 16th पे। आओ 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? राइट द सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल। भाई देखो, डाइपोल मोमेंट मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, पता है मेरे को कॉन्सेप्ट सॉरी। डाइपोल मोमेंट हमें यह बताता है असल में कि कोई भी अगर मेरे पास बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड है, उसके पास कितना आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, ये बात हमें बताता है। तो मुझे दो इंपॉर्टेंट बातें समझ में आती हैं डाइपोल मोमेंट से। पहले तो डाइपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं? डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका होता है बच्चों, एक तो म्यू से नोट करते हैं, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, और क्यू होता है चार्ज। और थोड़ा ठीक से समझना इस बात को, तो मान लीजिए दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डी है, और ये कुछ भी जो चार्ज डेवलप करेंगे, मान लीजिए ये पार्शियल नेगेटिव डेवलप कर रहे हैं, मान लीजिए पार्शियल पॉजिटिव डेवलप कर रहे हैं, तो ये जितना चार्ज डेवलप करेंगे वो यहाँ, जितना डिस्टेंस है इनके बीच में वो यहाँ, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। और इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है सर, जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होती है, याद रखना बच्चों, जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होती है उतना ज्यादा कौन सा कैरेक्टर होता है सर? उतना ही ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होता है। ये बात आप सभी ने ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का आयोनिक कैरेक्टर। फिर जितनी ज्यादा तुम्हें डाइपोल मोमेंट पाई जाएगी उतना फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का चांस उतना ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का चांस उतना ज्यादा है। तो ये सिग्निफिकेंस रेडी होते हैं सर। आगे बढ़ा जाए। 17th, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इट डिफर फॉर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बढ़िया। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, अगर मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अपनी तरफ थोड़ा बहुत खींचा जाता है, पूरा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये सेंटर था, थोड़ा सा उसकी तरफ चला गया तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट sorry, the ability of an element to attract the shared pair of electron towards itself, अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखना। याद रखना, एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि दूसरा जो वर्ड है यहां पर वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। भैया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो क्या होता है, एक बंदा कैटायन है प्रॉपर, एक बंदा प्रॉपर एनायन है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एनर्जी निकलती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को याद रखो भाई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर सिर्फ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन हल्के से शिफ्ट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है? हमेशा के लिए रख लिए जाते हैं। ठीक है सर, बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। भैया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कोवेलेंट तो था ही, पोलैरिटी भी आ गई। आंसर HCl उठाओ सर। क्लोरीन नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके इलेक्ट्रॉन हल्के से इसकी तरफ खींचे जाते हैं,
तो ये बंदा पार्शियल नेगेटिव डेवलप कर लेता है, ये पार्शियल पॉजिटिव डेवलप कर लेता है। पोलैरिटी का क्या मतलब होता है? पोलैरिटी का मतलब होता है प्लस माइनस चार्ज डेवलप होना। तो ये चार्ज डेवलप हो गए भाई, बन गई बात। तो 4.19 अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक कैरेक्टर। कौन कौन है सर? LiF है, K2O है, N2 है सर, SO2 है, ClF3 है। बढ़िया भाई लोगों, ये आंसर किस बेसिस पर होता है? अगर कभी आप आंसर करना चाहो कि इनको आयनिक कैरेक्टर में अरेंज करना है, तो आयनिक कैरेक्टर तभी डेवलप होता है जब केटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ह्यूज हो। ये बहुत बढ़िया केटायन हो, ये बहुत बढ़िया एनायन हो, इनके बीच में डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ह्यूज होना चाहिए। तो कैसे बात करेंगे इस बारे में, ध्यान दीजिएगा जरा। सबसे पहला काम देखो भाई मेरे, ये तो 0 कर दो, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है ना। ये खींचेगा, अगर नाइट्रोजन खींचता भी, ओवरऑल आंसर 0। फाइन। अब लिथियम बहुत बढ़िया पॉजिटिव, ये बहुत बढ़िया नेगेटिव, तो ये मैक्सिमम की तरफ जाएंगे भाई। कोई ऐसा इनके जैसा तो कोई सामने नहीं आ रहा। ठीक है जी। अब क्या करना है सर? पोटेशियम अच्छा पॉजिटिव है, ये बंदा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी देखो। दो सिंपल सी बातें हैं। Cl(F3) के अंदर दिक्कत क्या हो रही है कि Cl(F3) में क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, इसलिए मैं इसको कम वाले के अंदर सॉर्ट कराने वाला हूं, Cl(F3). अब आई K2 और SO2 में एक दिक्कत क्या है कि ये बंदा गुड पॉजिटिव, ये गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अच्छा, क्योंकि ये बंदा मेटल है, सल्फर नॉन मेटल कैटेगरी में फॉल, नॉन मेटल की तरफ है, तो ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी बेटा। और फिर यहाँ पे K2O आने वाला है। ये कहानी बेटा सेटल होती है इनके बीच में। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट वन, द skeletal structure of CH3COH is shown in the correct, but the sum of the bonds are shown incorrectly. Write the correct Lewis structure for the acetic acid. देखो भैया, सबसे गलत बात क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होते, है ना। तो हम आओ बना के देखते हैं। CH3 एसिटिक एसिड कह रहे हैं, तो एसिटिक एसिड क्या होता है सर? CH3COOH। ये वैसे तो 10th क्लास में ही लर्न हो जाता है, तो कोई बड़ी कॉल नहीं है, मैं सिर्फ एक्सपैंड करके दिखा देता हूँ। इट इज बेटा लाइक दिस, कार्बन COOH को ओपन करोगे तो ये ऐसा दिखता है, तो आप इसके इलेक्ट्रॉन लिख लेना जहां जहां है, सेम स्ट्रक्चर बेटा आपको बनाना है। 21 देखें, 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? देखें 21 क्वेश्चन कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर CH4 इज स्क्वायर प्लेनर, एक्सप्लेन विद द 4 हाइड्रोजन एटम एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एंड कार्बन एटम एट सेंटर, एक्सप्लेन व्हाई CH4 इज नॉट स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया कह रहा है 10th क्लास में तुम अच्छा भला जीवन चल रहा था, CH4 को भैया चुपचाप ऐसे बनाते थे हम लोग, कार्बन को एक स्क्वायर की फॉर्म में हम यहाँ बना लिया करते थे। कहते क्यों नहीं बना रहे यार, क्या दिक्कत हो गई? तो दिक्कत ये है भैया कि छोटी सी जगह और एक प्लेन पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ते हैं। छोटी सी जगह में इलेक्ट्रॉन दिक्कत कर रहे हैं, तो एक बंदा मान लो बाहर निकल गया ताकि रिपल्शन को कम किया जा सके, एक अंदर की तरफ आ गया। तो इसका बेसिक आंसर होता है टू रिड्यूस द रिपल्शन ऑफ मॉलिक्यूल, टू रिड्यूस द प्लेनर रिपल्शंस। एक प्लेन पे जो रिपल्शन पैदा हो रहे हैं, प्लेनर रिपल्शंस, द मॉलिक्यूल चेंजेस टू टेट्राहेड्रल शेप, चेंजेस टू टेट्राहेड्रल। भैया एक बेटर ऑप्शन उसको चूज करना था, तो टेट्राहेड्रल में चेंज हो गया सर। ठीक है जी, बढ़िया। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई BeH2 मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट ऑल्दो BeH आर पोलर। भैया देखो, कोई भी मॉलिक्यूल कभी टीचर ऐसा पूछे कि इसकी डाइपोल मोमेंट 0 क्यों है, कभी भी ऐसी बात हो कि डाइपोल मोमेंट 0 क्यों है, तो अगर डाइपोल मोमेंट को 0 कहा जाए तो तुम ये बात ध्यान रखोगे कि आप पहले शेप बनाओगे BeH2 की। BeH2 की समझ के आप शेप बनाओगे तो बेरिलियम हाइड्रोजन ऐसा होगा सर। अब इसकी डाइपोल मोमेंट अगर ऐसे होगी तो ये 180 डिग्री का एंगल है, तो आप एक वर्ड यूज करेंगे कि वेक्टर्स जो हैं डाइपोल मोमेंट के, वो कैंसल कर देते हैं ईच अदर। ब्रैकेट में मेंशन करना हो तो एंगल 180 डिग्री होता है, इसीलिए कैंसिल करते हैं। ये याद रखना बच्चे।